हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग कास्ट अवे। ये फिल्म चक नॉलेज की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जो एक आयरलैंड पर फंस गए और वहाँ पर 4 साल तक रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे वो उस आयरलैंड पर फंसे और कैसे 4 साल तक जिंदा रहे और अंत में कैसे वो उस आयरलैंड से बाहर निकल पाए। ये कहानी है फेडिक्स कंपनी के एम्प्लॉय चक की, और जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वो ऑब्सेस्ड होता है कि हर एक कोरियर, हर एक पैकेट टाइम पर पहुँचे। और इसीलिए वो अलग अलग कंट्री विज़िट करते हैं जहाँ पे उनकी ब्रांचेस होती हैं, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ उनको वो मोटिवेट करते हैं और उनको टाइम की कीमत बताते हैं। साथ ही में चैक एक लड़की से प्यार भी करते हैं जिसका नाम कैली है, और कैली भी चैक से बहुत प्यार करती है और बहुत समय से एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चैक बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं। ये देश विदेश घूमते रहते हैं और इसी वजह से इन दोनों की अब तक शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चैक को मलेशिया जाना है जहाँ फेडिक्स कंपनी का बहुत ही ज़रूरी काम है और उसे अपने काम के लिए वहाँ पे जाना है। लेकिन वो कहता है कि मैं न्यू ईयर नाइट पर यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चैक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है, और चैक जाते हुए उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो कि एक घड़ी होती है, और उस घड़ी में कैली की फ़ोटो भी होती है। चैक मलेशिया के लिए निकल जाता है, और जब उनका प्लेन महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है तो तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर का तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फेडिक्स कंपनी का प्लेन होता है तो इसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों का सामान होता है और पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पानी में गिर जाता है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होते हैं चैक। चैक एक लाइफ बोट में बैठता है और समुद्र का तूफान उसे बहाकर अपने साथ साहल पर ले जाता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को एक टापू पर पाता है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उस टापू पर नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन उस टापू पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी लगाते हैं, लेकिन उसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद वो HELP हेल्प लिखता है बड़ा बड़ा, ताकि शायद ऊपर से उड़ते हुए किसी प्लेन की उस पर नज़र पड़ जाए। और अब यहाँ रात हो जाती है और चैक सो जाता है, और सुबह होते ही वो देखता है कि जो उसने हेल्प का निशान बनाया था वो मिट चुका है। और इसके बाद चैक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर लोग ज़रूर आएंगे, और जब वो लोग उसे ढूंढने आए तो उन्हें इस निशान को देखकर पता चल जाए कि चैक यहीं पर है और उसे हेल्प की ज़रूरत है। अब चैक के साथ इस टापू पर बैठकर फेडिक्स कंपनी के कुछ पैकेट्स भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इनमें खाने पीने का कुछ भी नहीं होता। इसी बीच अपने आसपास चैक को कोई आहट भी महसूस होती है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज़ थी। अब जबकि चैक को पानी की ज़रूरत है और वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, और यह है नारियल का पानी। वो अपने पास बहुत से नारियल इकट्ठे कर लेता है, लेकिन नारियल को फाड़ना, उसका कवर तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसमें चैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और बाद में वो एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली आखिरकार चैक एक नारियल को तोड़ लेता है, उसको सुराख कर लेता है और उसका पानी पी लेता है। अब चैक के पास पीने के लिए नारियल का पानी है। अब चैक को 2-3 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन अब उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं। और अब जब चैक पानी में चल रहा होता है तो उसके पैरों में बहुत तकलीफ भी हो रही होती है, और उसके पैरों में से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद चैक अपनी पैंट को थोड़ा फाड़ के अपने पैरों पर लपेट लेता है और उससे जूतों का काम लेता है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक चोटी दिखती है जो बहुत ऊंची होती है, और वो ये तय करता है कि वो इस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का जायज़ा लेगा और देखेगा कि आसपास आकर है क्या। और जब वो चोटी पर चला जाता है तो उसे समुंदर में कुछ दिखता है, और वो जल्दी जल्दी भागकर वहाँ जाता है, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो उसी के प्लेन के पायलट की एक डेड बॉडी होती है। और ये देखकर चैक को बहुत दुख होता है, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसकी जेब में एक टार्च होती है वो निकाल लेता है, क्योंकि यही 2 चीज़ें जो उसके पास थी वो चैक के काम की थी। और अब चैक को इस टापू पर, इस बीच पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो अकेला है। अब धीरे धीरे उसने यहाँ पर रहना सीख लिया है, और उसने ये भी सीख लिया है कि जो रात को ओस का पानी पत्तों पर इकट्ठा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। और अब वो मछली पकड़ना भी सीख रहा है। उसने एक लकड़ी को पहना करके उसके साथ मछली को मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक होती जो आदिवासी किया करते, लेकिन जब वो उसी टेक्निक के ज़रिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास खाने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्रैप है, रात को जो ओस का पानी जम जाता है वो है, और नारियल पानी है। यही सब उसके खाने पीने के लिए इस टापू पर है। एक रात उसे समुद्र में एक शिप दिखता है जो बहुत दूर होता है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज़ पहुंचाना जो है नामुमकिन है। वो टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। अगली सुबह चैक फैसला करता है, उसके पास जो एयरपोर्ट होती है वो उस एयरपोर्ट के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाएगा,
क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। और अब जब वो यहाँ से निकलने लगता है उस एयरबोट के ऊपर और जो वो समुद्र में जाता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसके सामने आ जाती हैं और वो समुद्र की लहर उसे आगे जाने के बजाय पीछे वापस बीच पर धकेल देती हैं। और इसी दौरान उसके पैर पर भी चोट लग जाती है और उससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और वो वापस बीच पर आ जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और चेक एक गुफ़ा में आ जाता है और गुफ़ा में टार्च जलाकर अंदर देखता है। और अब वो वहीं पर सो जाता है, लेकिन उसकी टार्च जलती ही रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी टार्च के सेल ख़त्म हो जाते हैं और अब उसके पास लाइट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसे अब ये भी नहीं पता कि आग कैसे चलाते हैं। और वो फिर वापस उन फेडेक्स के पैकेट्स के पास जाता है और उनमें देखने लग जाता है कि उनके अंदर कोई काम की चीज़ शायद निकल आए। और अब वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सारे पैकेट खोलता है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी काम की चीज़ नहीं मिलती, लेकिन उसके काम की बस एक दो चीज़ें ही होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केट्स के होते हैं और उसके नीचे एक चाकू टाइप चीज़ लगी होती है, जिनकी मदद से नारियल को फाड़ता है और उसको वो शार्प कर लेता है। और अब वो उस चाकू से लकड़ी को शार्प कर लेता है और उससे दोबारा जाकर शिकार करता है और एक मछली को पकड़ लेता है और अब वो बहुत खुश होता है। मछली को पकड़कर उसे बहुत खुशी होती है। हालांकि केकड़े तो वो पहले भी किनारे पर पकड़ लेता था, लेकिन अब वो मछलियाँ भी पकड़ने लगा है। अब चेक के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि केकड़े को वो कच्चा नहीं खा सकता और अब उसे आग की ज़रूरत है। और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है और उसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन चेक को कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चलाने लगता है। उसके बाद वो नारियल छील रहा होता है तो उसको आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ियों को मैं आगे पीछे घिसूँ तो शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था उससे उसके हाथ छिल गए थे। और वो दूसरे तरीके से ट्राई करता है और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद आखिरकार आग जल जाती है और उसे देखकर वो खुश होता है। और आज पहली बार इस टापू पर आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और उसके पास जो सामान होता है उस सामान में एक फुटबॉल भी होती है और उस फुटबॉल के ऊपर चेक का लहू लगा होता है और वो उस फुटबॉल पर आँख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। और उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है और अब उसे वो विल्सन कहकर बुलाता है। और अब इस टापू पर चेक का एक दोस्त भी है जिसका नाम विल्सन है। और अब चेक को यहाँ एक और चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही होती है और ये होता है उसके दांत का दर्द। दांत का दर्द उसे बहुत पहले से था, लेकिन चेक डॉक्टर के पास जाने से कतरा रहा होता है और अब उसे किसी भी तरह से अपने दांत को तोड़ना है। और वो बड़ी मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है और अब चेक को यहाँ पर पूरे 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद चेक का पूरा हुलिया बदल जाता है। जहाँ पहले वो बहुत ज़्यादा मोटा होता था, अब वो पतला हो चुका है और उसके बड़े बड़े बाल भी आ गए हैं। और अब यहाँ पर चेक ने जीना सीख लिया है और अब उसे जीना आ गया है। अब वो दूर से ही डंडा घुमाकर मारता है और उसमें मछली पकड़ लेता है, क्योंकि 4 साल से वो मुसलसल मशक कर रहा है और यहाँ पर अब पूरी तरह से इस वातावरण में घुल मिल गया है। और अब विल्सन और चेक की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। चेक विल्सन को हर बात बताता है और सारा दिन विल्सन के से बातें करता रहता है। एक दिन सुबह जब चेक मछली खा रहा होता है तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो जाकर वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर स्टील की एक शीट होती है। और उस स्टील की शीट को देखकर उसके ज़हन में एक आइडिया आता है कि इस स्टील की शीट की मदद से मैं इस टापू से निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से निकलने के लिए जो समुंदर के अंदर सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें, क्योंकि जब भी वो समुंदर से निकलने की कोशिश करता ये समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसे उठाकर वापस फेंक देती और इसी वजह से पिछले 4 साल से चेक यहाँ से निकल नहीं पाया। अब चेक नारियल के बड़े बड़े पेड़ काटता है और उनसे लकड़ी इकट्ठी करता है और उनसे एक बेड़ा बनाने की कोशिश करता है। हालांकि लकड़ी का बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसमें बनाने के लिए उसे बहुत मुश्किलें पेश आती हैं और आखिरकार वो उसे बनाने में कामयाब हो जाता है। और वो शीट को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि हवा के विरोध उसे धिक्का मिल सके। जब पुराने ज़माने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते थे, चेक उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके अपनी किश्ती को बनाता है। अब वो वक्त आता है जब हवाओं का रुख बदल जाता है और चेक अपने दोस्त विल्सन को बेड़ी में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर अब चेक को बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है और इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए वो इन बड़ी बड़ी लहरों से पार कर जाता है और आखिरकार वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी अनंत समुंदर आगे बाकी है। उसे नहीं पता उसे कब ज़मीन मिलेगी और कब कोई आगे कुछ शिप उसे नज़र आएगा। अब चेक वहाँ से निकल चुका है। पिछले 4 साल से चेक इसी टापू पर था। अब वो अपने घर के लिए निकल पड़ा है। उसे उम्मीद है शायद वो अपने घर पहुँच जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। समुंदर में उसे बारिश का, तूफान का, इन सब का सामना करना पड़ता है। अब खाने के लिए वो यहाँ पर मछली पकड़ता है और पीने के लिए वो बारिश का पानी इकट्ठा करता है। उसने बहुत सारे खाली नारियल रखे होते हैं जिनमें जब वो बारिश होती है तो उनमें पानी इकट्ठा कर लेता है।
और इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चेक पूरी तरह से टूट जाता है। रात को समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे उसका दोस्त विल्सन पानी में बहुत दूर चला जाता है। चेक उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसमें वो नाकाम रहता है और आखिर थक हार कर वापस आ जाता है। और इससे वो पूरी तरह से टूट चुका है और उसे बहुत ज़्यादा गमगीन और दुखी है क्योंकि विल्सन ही उसका एक ऐसा दोस्त था जिससे हर वक्त बातें करता था और वो उसके दुख सुख में उसका साथी था। शायद आपको ये बात बहुत अजीब सी लगे कि एक फुटबॉल के जाने से चेक इतना दुखी क्यों था, लेकिन वो उसका दोस्त था क्योंकि पिछले 4 साल से वो उसके साथ था और उसे अपनी हर तरह की बातें करता था और वो दिल से उसके साथ कनेक्टेड था। और एक यही वजह होती है कि विल्सन के जाने का चेक को बहुत दुख होता है और इसके बावजूद चेक अपना सफ़र जारी रखता है। और अब वो बहुत थक चुका है और ज़ख्मों से चूर चूर है। और कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि उसके पास एक कार्गो शिप गुजर रहा है और कार्गो शिप वाले भी उसको देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और अब चेक वापस अपने घर अपनी जगह लौट चुका है, लेकिन वापस अब जाने के बाद वो देखता है वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है क्योंकि वहाँ पर मौजूद लोगों ने और उसके फैमिली मेम्बर ने ये समझ लिया होता है कि वो मर चुका है और उन लोगों ने उसका फ्यूनरल भी कर लिया होता है। और उसकी दोस्त कैली और जिससे चेक बहुत प्यार करता था और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी एक बेटी भी है। चेक उससे मिलने जाता है। वो चेक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अब यहाँ एक परिवार है और वो चेक के साथ नहीं जा सकती और अब वो तय करते हैं कि उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। चेक को कैली ने एक घड़ी भी दी थी जो उस आयरलैंड पर भी उसके साथ थी और अब वो घड़ी कैली को वापस कर देता है क्योंकि वो कैली के ख़ानदान की घड़ी थी। चेक बोलता है कि ख़ानदान की चीज़ ख़ानदान के पास ही रहनी चाहिए और चेक कैली की फ़ोटो अपने पास रख लेता है। और कैली चेक से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे और चेक कहता है कि सो सॉरी। और कैली कहती है मैं भी। और जाने से पहले वो चेक को एक किस करती है। कैली के पास चेक की एक गाड़ी भी होती है जिसके साथ चेक की बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं। कैली चेक को उस कार की चाबी वापस कर देती है और चेक उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो कैली चेक की को पीछे से देख रही होती है। उसको उसके जाने का बहुत दुख हो रहा होता है। उसे लगता है जैसे कुछ छूट गया है और वो चेक का नाम लेते हुए भागते हुए उसकी गाड़ी के पास जाती है और चेक भी गाड़ी लेकर वापस आता है और उसे गले से लगा। वो कहती क्योंकि मुझे पता था कि तुम जिंदा और तुम वापस आओगे, पर सब लोग कहते थे कि मुझे ये सोचना बंद करना पड़ेगा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और चेक कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब यहाँ लगता है कि ये दोनों एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। वो कुछ देर सोचते रहते हैं और चेक कहता है कैली अब तुम अपने घर वापस जाओ और वो उसको उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि चेक अपनी दोस्त के पास बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो उसे बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर जाता, मैं आत्महत्या कर लेता। और मैंने आत्महत्या करने का सोचा भी। मैंने एक रस्सी बनाई और फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, मुझे ज़िंदा रहना और इसीलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ जाता और मैं सिर्फ कैली के लिए ज़िंदा रहा। लेकिन आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में चेक और कैली का लव एंगल बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन लोगों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा प्यार था और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया था कि वो अपने रास्ते पर चले और उसने शादी कर ली। लेकिन अब चेक अकेला था, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ना ही होता है। अब ये दिखाया जाता है कि चेक के पास एक पैकेट है जो वो इस आयरलैंड से बचा कर लाया था। जब उनका जहाज़ डूबा था तो वहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस रह गए थे। उनमें से एक पैकेज वो अपने साथ ले आया था जिसके ऊपर विंग्स बने हुए थे, एंजल्स के विंग्स। दरअसल ये उसके पास आखिरी पैकेट होता है जो उसने वहाँ पर खोला नहीं होता और उसने ये सोचा होता है जब वो अपने घर जाएगा तो इस पैकेज को वो ज़रूर डिलीवर करेगा क्योंकि अपने काम में वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके ज़िंदा रहने का ये भी एक कारण था क्योंकि उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। वो ये पैकेज डिलीवर करने आता है लेकिन वहाँ पर घर पर कोई नहीं होता और वो पैकेट को घर के दरवाजे के आगे रख देता है और वो इस पैकेज पर एक नोट लिख देता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू चेक नॉलेज, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो एक चौराहे पर खड़ा है और वो कंफ्यूज है कि अब वो जाए कहाँ। और वो मैप देख रहा होता है तो वहाँ एक लड़की आती है और वो कहती कि तुम शायद खो गए हो और वो कहता है वाकई। उसके बाद वो लड़की उसे चारों तरफ का रास्ता बताती है और उसे बताती है कि कौन सा रोड किस तरफ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके ट्रक पर भी वही विंग्स बने होते हैं जो उसके पैकेज पे बने होते हैं और वो भी उसी तरफ जाती है जहाँ से चेक अभी पार्सल को डिलीवर करके आया है। और उसके बाद चेक उस ट्रक को जाते हुए देखता रहता है और स्माइल करता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर चेक अभी अभी पार्सल को ड्रॉप करके आया है। और जब फिल्म की शुरुआत होती है तो फिल्म की शुरुआत में भी यही घर दिखाया जाता है और उसके घर के बाहर लिखा होता है डिक बेटीना।
और जब 4 साल बाद डिक उस घर पे जाता है तो वहाँ पर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बेटीना लिखा होता है। और इसका मतलब है कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है, जैसे चैक ने अपना पार्टनर खो दिया है और अब ये दोनों ही अकेले हैं। तो हो सकता है कि आगे ये अब दोनों ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। इसीलिए चैक पहले उन चारों रास्तों को देखता है और फिर उस रास्ते को देखता है जिस तरफ वो लेडी गई होती है, और अब उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर स्माइल है। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 22 दिसंबर 2000 को रिलीज़ हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।